ठीक है। तो जो x का अपन ने फॉर्मूला निकाला था x बराबर y बाई टी, है ना। तो अब y डी बाई डी, अब ये थोड़ा थोड़ा अपने समझ में आ गया है ना। ये y आपको पता चल गया कि y क्या है, स्मॉल d का पता चल गया, कैपिटल D का पता चल गया। ये निकला किस चीज का, मतलब x क्या है। ये देखो, सबसे पहले जब अपन ने फॉर्मूला शुरू किया था तो अपन ने क्या क्या कहा था कि x क्या है, पाथ डिफरेंस है। x क्या है, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है कि ये दो दो अपनी वेव फ्रंट है, फिर दो रेज आ रही हैं, इनका मान लीजिएगा ये है और ये, ठीक है। अगर अपन इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस निकल के आता है, इसी को बोलते हैं एक्स। ऐसा बना रखा होगा, नहीं बना रखा क्या आपकी कॉपी में? नहीं बना रखा तो कोई आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि एक्स का मतलब क्या है, कि एक लाइन बड़ी है एक लाइन छोटी है, तो ये कितनी बड़ी है ये निकाला गया है। समझ गए? चलो, अब अपन ने क्या निकाला भाई, अक्स जो है वो है पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब एक पहली चीज क्या हो गई भाई, देखो अब यहाँ पे एक अलग से अपन स्टार पॉइंट बना लेते हैं। पहला अपन ने निकाल लिया है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। एक ये फॉर्मूला निकल गया, ये काम आएंगे फॉर्मूले आपके जीवन में। दूसरा है, देखो दूसरा आता है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, देखो ये और होता है कि मैंने कहा भाई सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, ठीक है। और जो और भी जो अलग अलग फ्रिंजेस होती हैं, अलग अलग फोकस पॉइंट्स होते हैं, है ना, वेव फ्रंट के, वहां पे भी कोई ब्राइट फ्रिंज बनती है, कोई डार्क फ्रिंज बनती है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो उनके लिए जो मैक्सिमा क्या है, उनका मिनिमा क्या है ना, मतलब उनकी मैक्सिमम ब्राइट लाइट कहाँ पे बन रही है ना, मैक्सिमम डार्क लाइट कहाँ पे बन रही है। ये सारी चीजें भी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज आपको होना नहीं है ना। ये आपसे पूछेंगे, जो अक्स होता है ना, अक्स बराबर एन लेमड़ा भी होता है, ये बताएंगे आपको। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि अक्स जो होता है वो एन लेमडा भी होता है, कहीं भी लिखवा भी रखा होगा आपको, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, अपने से अगर कोई पूछेगा ना तो अपन एन की जगह उसकी नंबरिंग लिख देंगे। जैसे आपसे कोई पूछेगा बताओ सेकंड ब्राइट का मैक्सिमा क्या है ना, थर्ड ब्राइट का क्या है, तो एन की जगह 3 लगा देंगे, लेमडा उसका दिया गया रहेगा, ठीक है। एक ऐसा भी आता है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक बार, एक्स बराबर एन लेमडा भी होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आता है कि भाई देखिए, अपन ने एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, है ना। तो y बराबर क्या होता है कि अपन ने कहा कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट की जो दूरी है वो कितनी है ना, इसको अपन ने y कहा था, ठीक है, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, है ना, या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, है ना? तो ये वाली डिस्टेंस को बोलते हैं। अब मान लीजिएगा कोई यहाँ पे बन रही है ना, उसका अगर y आपसे पूछ ले, ठीक है, तो ये पहली हो गई है ना, ऐसे मैंने बनाया था ना, डार्क वन, ब्राइट वन, डार्क वन, फिर ब्राइट टू, डार्क टू, ऐसे बनती है ऊपर से ऊपर स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो उसमें वाई पूछ लेंगे, भाई फर्स्ट ब्राइट के लिए वाई बताइए, फर्स्ट डार्क के लिए वाई बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो फॉर्मूला इसी में से निकाले, ठीक है, तो एक्स को अपन कह देते हैं एन लेमडा, ठीक है। तो एक्स बोल देते हैं एन लेमडा, तो एन लेमडा बराबर हो जाता है वाई डी अपॉन डी। तो अगर अपन वाई की बात करें, अपने को अगर वाई निकालना है, तो वाई निकालना है तो अपन कह सकते हैं एन वाई बराबर लेमडा डी अपॉन डी। एन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपसे अगर फर्स्ट ब्राइट का पूछे, है ना, वो अभी क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो जैसे सेकंड का पूछेंगे, 2 × वाई बराबर लेमडा डी अपॉन डी। थोड़ा समझ में आ रहा है ना, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है क्या आपके पास?
हाँ ये है लैम्डा डी अपॉन डी। ये लेकिन बीटा के इक्वल है। हाँ तो इसको इन्होंने बीटा बोल दिया होगा ना, वो तो बोल देते हैं। अब हो सकता है मैंने जहाँ पढ़ा वहां वाई बोल दिया, आपके यहाँ पूरा बीटा पढ़ा, मतलब अगर वो बीटा के इक्वल है तो फिर ये वाई जो है वो बीटा भी बीटा आएगा, है ना। बीटा भी आएगा अभी। बीटा बीटा के इक्वल ये एक्स नहीं है क्या आपका? बीटा के इक्वल, अभी रुको एक सेकंड में बताता हूँ आपको। यहाँ पे इसको ले लिया। ये फॉर्मूला है तो सही सॉल्व करा है जो ये रहा इधर। ये कौन मैक्सिमम पे है। कौन सा वाला? ये जो भी निकला है ना ये। एन वाई वाला? एक्स। हाँ ये एक्स एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। हाँ हाँ, वो हो गया ना, तो अपन मैक्सिमा और मिनिमा की ही तो बात कर रहे हैं, है ना। एक्सएन लिख दिया होगा इन लोगों ने, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होगा तो वो देख लेंगे अभी थोड़ी देर से, है ना। अभी तो एक बार आप समझ लो कि हाँ ऐसे भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक और बताता हूँ। जो बीटा होता है ना उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं बीटा को, है ना। देखो एक बार अभी इसको एक बार यहीं छोड़ते हैं, इस पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपन फ्रिंज विड्थ देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ, अभी बात करते हैं फ्रिंज विड्थ। देखो फ्रिंज विड्थ होता क्या है, जैसे मान लो अपन ने कल बताया था, एक लेते हैं अपन एक उदाहरण, जैसे कि जैसे ये हो गया, है ना। जैसे अगर मैं दो डार्क फ्रिंजेस की बात करूं तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे D1 आता है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि आपने उससे Y से संबंधित कर दिया, तो ये D1 आता है, यहाँ पे मान लीजिएगा D2 आ जाएगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है। मतलब D1 और D2 के बीच में जो डिफरेंस हुआ उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब देखो, अभी बात करते हैं अभी इसकी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रिंज विड्थ का मतलब यही होता है कि दो फ्रिंजेस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको। देखो इसकी पहले एक छोटी सी लाइन में लिखवा देता हूँ, अगर आपको नहीं लिखवाई है तो लिखवाई है तो अच्छी बात है। द स्पेसिंग बिटवीन, या फिर द स्पेस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव, एनी टू consecutive bright fringes is equal to width of a dark fringe। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन आती है किसकी, फ्रिंज विड्थ की, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। अब जो ऊपर जो अभी फॉर्मूला अपना निकल के आया था, इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले अपन इस फ्रिंज विड्थ का मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा y का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो डिस्टेंस होता है सेंटर से। मान लीजिएगा अपन कहेंगे एक कोई एक n नंबर है, मान लीजिएगा ये डार्क वन है, या सॉरी ब्राइट वन है, ये ब्राइट वन आ गई, इसका डिस्टेंस हो गया y, n नंबर हो गया, वन को मैं n मान लेता हूँ एक बार, है ना, n कर देते हैं इसको, ठीक है। या फिर इसको मैं एक बार समझने के लिए दो ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कि स्पेस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। कोई दो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो गया, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आता है क्या आपके? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि दो तीन, तीन चार, पांच छह, ऐसे होता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब। तो भले यहाँ पे आप बी कोई भी ले लो, बी आप फोर ले लीजिए, बी आप सिक्स ले लीजिए, लेकिन ये हो गया मान लीजिएगा वाई सिक्स हो गया, सपोज करो एन हो गया, और इसमें से एक माइनस करें तो क्या लिखेंगे, माइनस वाई एन माइनस वन। अगर ये अगर सिक्स है तो ये वाई
5 हो जाएगा। तो कहना क्या चाह रहा है कि y4 से लेके y5 तक की जो डिस्टेंस है, सॉरी y5 से लेके y4 तक की जो डिस्टेंस है वो निकालना चाह रहा है। अगर इसको 5 ले रहे हो या फिर 6 ले रहे हो तो 6 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना इसका मतलब, ये लिखने का मतलब कहीं पे लिखा भी होगा आपके। बीटा इक्वल्स टू एच एन एच माइनस एक्स एन। चलो छोड़ो ये बात, है ना। तो ये जो है ना, ये दो फ्रिंजेस की बात हो रही है, मतलब एक कहीं पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, जैसे पहली ब्राइट या फिर ये दूसरी ब्राइट है, B2 हो गया, और ये मान लीजिएगा पहली ब्राइट है, तो ये n-1 का मतलब 2-1 हो जाएगा, तो ये B1 हो जाएगा, हाँ। ठीक है। तो ये एक ब्राइट फ्रिंजेस को लिखने की बात हो गई, है ना। अभी बात करते हैं, अब ये जो है किसके बराबर होगा, देखो ये जो है ये हो जाएगा n d लेमडा अपॉन डी, ठीक है, इसके बराबर होगा। अगर अपन क्या करें कि इसको जो है, इसमें क्या कह रखा है कि द स्पेस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, कोई दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो स्पेस बचती है वो जो है वो डार्क फ्रिंज के विड्थ के बराबर होगा। ये फ्रिंज विड्थ की बात होती है कि व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, है ना। तो ये देखिएगा, तो पहली चीज क्या हो गई कि दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस की, तो वो ये फॉर्मूला निकलता है जो अपन ने आगे निकाला। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये तो एन वाली का निकला है ना। जैसे वाई एन की मैं बात करूं तो पहले वाई का फॉर्मूला जो अपन ने यहाँ से निकाला, ठीक है, जैसे वाई एन हो गया, तो यहाँ पे पहले क्या निकाला अपन ने, ये हो गया एन वाई, ठीक है, एन वाई। एन वाई का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिएगा ये वाई एन जो है वो दूसरी फ्रिंज विड्थ है, मान लीजिएगा दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, तो 2y हो जाएगा, 2y बराबर लेमडा डी अपॉन डी, ठीक है। लेकिन इसमें से एक जो है वो माइनस करनी है, मतलब एक पर्टिकुलर का निकालना है। आप नॉर्मल एन वाई निकालोगे ना, थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक स्क्रीन बना के समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिएगा स्क्रीन है, ये हो गया इसका सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, ये स्क्रीन हो गई, और ये ओ पॉइंट पे हो गया इसका सेंट्रल मैक्सिमम। अब इसका अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए हमें तीसरी जो फ्रिंज विड्थ है उसका डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, मान लीजिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राइट फ्रिंज का तीसरा। अभी डार्क का मैं निकालना बताऊंगा, अभी ब्राइट का अपन बता रहे हैं। तो तीसरा हो गया, इसका मतलब इससे पहले एक B1 भी होगी और इससे पहले एक B2 भी होगी, इसके बीच में D1 D2 जो कुछ भी है। लेकिन अपन कहेंगे कि भाई मेरे को तीसरे B3 का जो है क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप ये क्या निकालोगे, ये y निकालो, हाँ। ठीक है। यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। हाँ। अब अपन एक फॉर्मूला लेते हैं कि एन वाई बराबर लेमडा डी अपॉन डी, ये मान लीजिएगा फॉर्मूला लिया अपन ने, ठीक है, लेमडा डी अपॉन डी। मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने 3y 3 into y कर दिया और लेमडा डी अपॉन डी कर दिया। वैल्यूज अपन नहीं पुट कर रहे हैं, अपन एक बात ले रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस निकला है ना वो इस y का निकला है। हाँ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए B3 और B2 के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला यहाँ का डिस्टेंस बताइए, ये वाला, समझ रहे हो ना भाई। B2 कॉन्जिकेटिव का जो आता है उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अगर आपसे नॉर्मल पूछे कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज की आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप नॉर्मल y बता दोगे और ये वाला फॉर्मूला निकाल दोगे, एन वाई बराबर लेमडा डी बाई डी। लेकिन अब आपको B2 और B3 की फ्रिंज विड्थ जाननी है, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला निकाल रहे हो, एन वाई। तो एन वाई में से आपने टोटल ये निकाल दी यहां से लेके यहां तक की। अब इसमें से आप ये वाला नीचे वाला पोर्शन माइनस करोगे, तो ये हो गया y(n-1), क्या कर दिया, y(n-1), तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपने माइनस किया है। थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से कोशिश करते हैं। तो दूसरा हो गया कि एन डी लेमडा बाई डी हो गया, इसमें से मैं माइनस करूंगा किसको, माइनस कर दूंगा n-1 को माइनस करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n-1, यहाँ पे d लिखूंगा, लेमडा लिखूंगा अपॉन डी लिखूंगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखा है ना। ये इसका माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी लेमडा बाई डी, ये बराबर अगर निकालेंगे तो अपना निकल के आएगा डी लेमडा अपॉन डी, ठीक है। करके देखोगे, अगर आप करके देखते हो तो निकल के आएगा ये पूरा, है ना। इसमें से एक कट जाएगा, जैसे एन डी लेमडा अपॉन डी हो गया, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो एन से अपन गुना करते हैं इसको, तो माइनस का हो जाएगा एन डी लेमडा अपॉन डी, फिर से माइनस हो जाएगा डी लेमडा अपॉन डी, ठीक है। तो आपके पास में ये तो जो प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में जो बचेगा वो बचेगा डी लेमडा अपॉन डी, ठीक है।
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये -1 है तो ये -1 यहाँ पे आके प्लस बनेगा। ठीक है, तो हम्म। मतलब ये ओवरऑल माइनस से अगर गुना होता है, ये यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस होगा तो ये दोनों में कॉमन आएगा, तो इस माइनस के साथ ये वाला प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। समझ रहे हो ना? हम्म। है ना, समझ? तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी लेमडा अपॉन डी बचेगा। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कोई पर्टिकुलर अगर डिस्टेंस पूछे, सॉरी ये पूरा क्या, ठीक है, अगर आपसे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पूछे तो क्या होता है, एन वाई बराबर अगर पूछे तो एन डी लेमडा अपॉन डी होता है, और अगर यहां पे पूछे कि वाई एन माइनस 1 बराबर डी लेमडा अपॉन डी। ये फॉर्मूलेज अभी एक साथ इनको जोड़ेंगे, अभी आप देख लो बस, है ना, ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज हैं। थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा, वो आगे चलते जाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला और आता है, अगर अपन डार्क फ्रिंज ले, ठीक है, अगर डार्क फ्रिंज लेते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो अब ये अपन ने क्या सीख लिया, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए होते हैं, जो भी फॉर्मूले अपन ने सीखे हैं ना वो सारे के सारे ब्राइट फ्रिंज के सीखे। अब एक डार्क फ्रिंज का भी होता है, देखो पहले तो अपन ने क्या कह दिया, पहले तो अपन ने अक्स निकाला, ठीक है, एक सेकेंड, और इसके बाद में अपन ने वाई अपन ने कह दिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को अपन वाई कहते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस भी आता है। तो अब देखो एक मैं बात बताता हूं आपको, मान लीजिएगा आपसे वाई जीरो पूछे, एन बराबर जीरो पर अगर आपसे वाई पूछे कोई, तो एन बराबर जीरो पे वाई कितना हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट ओ, इसका मतलब ये है, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं, एन बराबर जीरो किया है तो वाई बराबर जीरो है, क्योंकि अगर मैं कोई और डायग्राम लाना पड़ेगा नीचे, ये जो सेंट्रल की अगर मैं बात करूं, मैं अगर इस पॉइंट की अगर बात करता हूं सेंट्रल पॉइंट होगी, यहां से अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज या फिर जीरोथ ब्राइट, जो जीरोथ ब्राइट तो यहीं पे बनती है ना, जिसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, तो उसका डिस्टेंस तो जीरो है ना, इसलिए वाई बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं दूसरी बात लू, दूसरा कंडीशन अपन मैं लेता हूं अगर, कि एन बराबर 1, और एन बराबर 1 में वाई बराबर क्या हो जाएगा, या फिर वाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, डी लेमडा अपॉन डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एन जो है वो 1 कर दिया इसके आगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो भी फॉर्मूले थे किसके, ब्राइट फ्रिंज के, देखो इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको। देखिए क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट ओ, तो ये क्या हो गया, ये पहली ब्राइट फ्रिंज का हो गया। ठीक है, आप देखोगे अगर दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज का पूछते हैं और इसका पूछते हैं, इन दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। समझ में आ रहा है? हम्म। एन बराबर 2 करते हैं, देखो एक बार, एन बराबर 2 करेंगे तो वाई टू क्या हो जाएगा, एन टू ले लेंगे, 2 डी लेमडा अपॉन डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके पहले एक चीज और सीखते हैं अपन, ये तो हो गई ब्राइट की बात है, तो जितने भी अपन ने डी लेमडा बाई डी वाले फॉर्मूले देखे, भले इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसके, वो ब्राइट फ्रिंज के। लेकिन क्वेश्चन डार्क फ्रिंज के भी आते हैं। अब थोड़ा अपन डार्क फ्रिंज समझते हैं, देखो अब देखो एक लाइन अपन ने पढ़ी थी,
हम्म। एक फॉर्मूला है वो आप याद रखना, अक्स के दो फॉर्मूले आते हैं, उसका एक डेरिवेशन लंबा आता है, आपको अगर करवाया हो। फेज डिफरेंस पढ़ाया है क्या आपको? ठीक है, याद रख लेना थोड़ा सा, बाद में मैं बता, ये फेज डिफरेंस को फाई बोलते हैं, है ना, एक चीज छूट गई है अपनी, अपने को पढ़ना चाहिए था। फेज डिफरेंस को बोलते हैं फाई। ठीक है, और वो होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। ठीक है, ये देख लेना, कहीं हो तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं है तो एक बार आप इसको ध्यान में रखो, फिर बता देंगे, आ जाएगा अभी। ठीक है, फेज डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, तो फाई बराबर होता है फेज डिफरेंस, है ना। अभी अगर मैं इसमें घुस जाएंगे तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना, तो अभी थोड़ी देर से बताएंगे इसको। तो ये फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, तो फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स होता है। ठीक है, यहीं से देखो निकल के आता है, अगर अपन क्या कहें, इसमें ये और फॉर्मूला ये का ही का है। ये वाला, और कौन सा है? यही यही बोल रहे हो, नहीं, और कोई है आपके पास? नहीं, इस कॉपी में, कॉपी में। कॉपी में है क्या, बताओ ये मेरे को आई कौन सा। इजिकल्स टू 0, आई इजिकल्स टू, आई अच्छा, इजिकल्स आई टू मैक्स 4 होगा ए फिर। आई नोड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मेरे को लगा वो है नहीं, मैंने इसका मतलब आपको इंटरफेरेंस पढ़ाया है फिर, है ना, हाँ। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। नहीं, इसमें टॉपिक नहीं है, सिर्फ इसमें ये टॉपिक डाल रखा है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, फिर उसके बाद हाँ, अच्छा अच्छा, डेरिवेशन। ठीक है ठीक है ठीक है, वही मैं कंफ्यूज हो गया कल कि वो दिया हुआ है क्या डेरिवेशन। ठीक है ठीक है, चलो। चलो एक बार अपन ये डेरिवेशन अपन समझते हैं पहले, आवश्यकता नहीं है उतनी ज्यादा उसकी, एक बार आप छोड़ दीजिएगा उसको, क्योंकि उसमें कोस फाई वो सब ले रखा होगा ना, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ है क्या, देखो ये फॉर्मूला देखो, ये मिलेगा क्या आपको, y बराबर, ये देखो ए जरा, ए साइन ओमेगा ओमेगा, हाँ ये है क्या, ये होगा, है ना। है ना। हाँ ठीक है, तो चलो, ये वहीं से निकल के आता है फेज डिफरेंस भी। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ फिर थोड़ा सा। जैसे मान लीजिएगा ये सोर्स हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, S1 हो गया, S2 हो गया। हम्म। ठीक है, यहां से जो है, ये पी पॉइंट अपन ले लेते हैं एक बार, ये पी पॉइंट हो गया, ये स्क्रीन हो गई सामने। ठीक है, और ये हो गया सेंटर लाइन, ये हो गया पॉइंट ऑफ। हम्म। ठीक है, यहाँ पे एक मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन बनती है, मिनिमम, मिनिमा एंड मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पे एक पीछे एक चैप्टर आता है उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक होता है इसमें y1, मतलब मान लीजिएगा यहाँ पे कोई डिस्टेंस है जिसको अपन y1 बोल रहे हैं, और y1 जो होता है वो होता है, इसकी डायरेक्ट इक्वेशन नहीं होती है ना, जैसे y1 को अपन मान के चलते हैं a1 साइन ओमेगा टी, और y2 को मान के चलते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। हम्म। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, ये इसके लिए है ना, A2 इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस ज्यादा है इसका, इसमें जो डिस्टेंस है वो इसका ज्यादा बनता है। ठीक है, इसलिए इसमें अपन कहते हैं भाई A2 प्लस 5 हो जाता है। ठीक है, तो सेंटर में बनता है उसको अपन बोल देते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, अब इसके बाद में आता है फाई, जो होता है वो होता है फेज डिफरेंस, इसमें जो फाई होता है वो होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकाला जाता है यहाँ से, है ना। और वाई जो होता है, वाई क्या होता है, वाई डिस्प्लेसमेंट होता है, वाई क्या होता है, वाई डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए एक अपन ने प्रिंसिपल बताया था, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत अपन ने कहा था कि भाई जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसमें y1 में y2 जो है वो ऐड हो जाएगा,
और अगर इसको अपन ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये अपना ऐड हो जाता है। जब ये वाला ऐड करते हैं, ये तो नॉर्मल आ गया A1 साइन ओमेगा टी, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अब जब इसको खोलेंगे ना, ये वाला कौन से, A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 को, तो उसके लिए देखिए दो प्रकार से हो जाता है। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कोस 5, और प्लस A2 कोस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, अपने को याद याद रखना है ना। चलो, इसके बाद में देखो, एक बात हो गई, मतलब ये यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, तो यहाँ पे साइन, बाद में कोस, पहले कोस फिर साइन, है ना। इसके बाद में थोड़ा सा अगर इसको और सोल्व करने की कोशिश करें, तो इसमें लिख सकते हैं y जो बराबर होता है वो होगा A1 प्लस 2 हो गए A2 कोस 5 हो गया। ठीक है, और साइन ओमेगा टी इसमें है ही, साइन ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस A2 साइन 5 कोस ओमेगा टी। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया A1 प्लस A2 कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे हो गया साइन ओमेगा टी, और A2 साइन 5 और कोस ओमेगा टी, ये कोस ओमेगा टी यहाँ पे आ गया साइन। ठीक है, तो ये पूरा पूरा नीचे आना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पे नीचे एक इक्वेशन बनती है इसकी। ठीक है, अब इसके बाद में एक लाइन आती है कि जो A1 प्लस A2 कोस 5 है ना, ये जो अलग अपन ने किया है, इसको अपन कहते हैं A कोस थीटा, A कोस थीटा। ठीक है, और जो दूसरा आता है A2 साइन 5, ये रहा, इसको अपन कहते हैं A साइन थीटा। ठीक है, तो अगर अपन इसको क्या बोलते हैं, ए कोस थीटा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ए साइन थीटा, है ना। तो इसको देखो, इसको अपन अंत में लिख सकते हैं पूरा, अगर ये सब लगा दें इसके, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों की जगह आ जाएगा ए कोस थीटा और साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनती है। ये वाली इक्वेशन लिखवा रखी है क्या आपको, ये वाली बताओ मेरे को, लास्ट वाली, हो सकता है इग्नोर भी की होगी, ये नहीं भी लिखवाई हो, है क्या कहीं पे, है ना। है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आता है इसमें से कि ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, इसका कोई बहुत रोल रहता नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो है ना वो मैथमेटिक इक्वेशन से बनता है ना। तो इसका मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया रहता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का, तो ये कुछ इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से बस फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला निकल के आएगा, अल्टीमेटली मैं बता दूंगा, वो आप याद कर लेना। ये समझ सको तो देखो समझ लेना, बाकी बहुत बहस हो जाएगी इसमें, बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें परेशान आपको नहीं होना है, ये एक इक्वेशन है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो आपका क्या काम है, इसको याद करने के लिए ऐसा है कि भाई ए कोस थीटा साइन ओमेगा टी याद कर लो। ठीक है, और ए साइन थीटा कोस ओमेगा टी, है ना। एक चीज तो देखो ये समझ में आ रही है भाई, पहले ए कोस थीटा है तो साइन ओमेगा टी, और ए साइन थीटा है तो कोस ओमेगा टी, पहली चीज हो गई। यहाँ पे ए कोस थीटा क्या है भाई, A1 प्लस A2 कोस 5 है, और यहाँ पे ए साइन थीटा क्या है, A2 साइन 5। ये दो चीजें अपन याद करें तो उसमें से जो है ये निकल के बन जाता है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज रहती हैं। इसको अपन ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, लिखा हो सकता है आपके। ठीक है। तो ये है क्या, ये अल्टीमेटली वाई, ये वाई है, क्या वाई है, ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। ठीक है, चलो अब देखो एक बात और बताते हैं आपको।
यहां से इन सारे इक्वेशन से एक चीज और निकल के आती है ना, उसको याद मत रखना, मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टली। यहाँ से एक और निकल के आता है कि जो भी ये सारा लिखा है अपन ने, है ना, सबको क्या करते हैं, इन दोनों को, कौन से दोनों को, मान लीजिएगा मैं बता देता हूँ दो इक्वेशन, A1 + A2 cos 5, A2 cos थीटा और A cos थीटा A sin थीटा, थीटा। हम्म तो यहाँ पे दो चीज निकल के आई थी भाई, A1 + A2 cos 5 बराबर A cos थीटा, और एक और अपने आया था कि A2 sin 5 A sin थीटा। ये दो चीजें निकल के आई अपनी, है ना। अब मान लीजिएगा इन दोनों को अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, है ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ, बाय स्क्वायरिंग बोथ। यहाँ पे आता है A², इधर लगा दिया, कोस के लगा दिया, कोस स्क्वायर थीटा लगा दिया, ठीक है। और फिर नीचे लगा दिया, फिर से नीचे वाला है ना, ऊपर वाला नीचे वाला हो गया, इसमें अपन कहेंगे प्लस कर देंगे A² sin² थीटा कर देंगे, ये बराबर में आ जाएगा A1 + A2 cos 5, इसके क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा दिया, और ये लगा दिया A2 का स्क्वायर और sin², ये यहाँ से कहते हैं निकलता कैसे, तो इसको स्क्वायर करते हैं इन दोनों को, है ना, इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद में लास्ट में एक इक्वेशन निकल के आती है A²। कुछ भी सोल्व मत करना, इनको याद रख लेना, सोल्व करोगे तो भी कुछ मतलब निकलेगा नहीं, है ना, इनको ही काट पीट के निकालते हैं इसमें से, तो निकलता है कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। अपने को फाइव जरूरी है क्योंकि फाइव जो है वो फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए जो होता है, ए एक प्रकार से एम्पलीट्यूड को बोलते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन आती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये पहले के चैप्टर्स में भी रहा है ऐसा, है ना, कौन से चैप्टर याद नहीं आ रहा मेरे, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। ये उस ठीक है, चैप्टर में है, कौन से में है, 11 चैप्टर में हाँ, ही। पहले कहीं है तभी बता रहा हूँ, यहाँ इतना वो नहीं होता डिटेल में, लेकिन बस ये ध्यान रखो, आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A², तो इसका क्वेश्चन यहाँ नहीं आता है, यहाँ बस यही है कि इंटेंसिटी जो है वो A² के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जो A² की जगह अपन क्या कर सकते हैं, आई लिख देते हैं, है ना। और आई जो होता है वो हो जाएगा फिर A1² + A2² + 2A1 A2 cos 5, ठीक है, इसकी जगह आई अपन लगा देते हैं क्योंकि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके बाद में जो इंटरफेरेंस की बात होती है, दो प्रकार के अपन ने कहा भाई इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या करता है, लाइट को बढ़ाता है, तो उसमें जो cos 5 की वैल्यू होती है ना वो 1 रख देते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। cos 5 बराबर 1 होगा, कौन सा वाला 1, प्लस का 1 होगा, किसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि लाइट आपकी क्या हो रही है, ब्राइट हो रही है ना। और cos 5 जो है वो -1 रखेंगे जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसको अपन डार्क फ्रिंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने cos 5 की वैल्यू अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो ये अपना सॉर्ट हो गया, जो 5 वगैरह था सब खत्म है, अब अपने को देखना भाई इंटरफेरेंस कौन सा है। तो देखो अगर मैं कहूँ कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो देखो अब मैं आ गया यहाँ पे 5 की अगर बात करते हैं, तो cos 5 बराबर +1, अगर क्या है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर cos को अगर रिमूव करना चाह रहे हैं अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n × π, जहाँ पे n जो है वो आ जाएगा 0, 1, 2, मतलब n की कोई वैल्यू रहेगी, ठीक है।
तो ये वैल्यू आती है पाई बराबर हो जाएगा 2n इंटू पाई। और ये पता है 2 पाई कैसे आया कोस को हटाने पे, आइडिया है क्या कि बताऊं? नहीं पता। नहीं पता क्या? तो कोस 1 की वैल्यू होती है ना, निकाल के देखना, कोस 1 की वैल्यू जो है ना हम्म, वो 360 होगी। कोस फाई की जगह कितना कर दिया अपन ने, मतलब कोस फाई कितना कर दिया, 1 कर दिया, मतलब कोस थीटा बराबर +1 होता है ना। तो +1 कब होगा, 2 पाई पे होगा। और 2 पाई कितना होता है, 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 होता है, तो 360 डिग्री पे होना चाहिए, है ना। वैसे करके देखना। तो फिर भी ध्यान रखना, यहाँ पे अगर कोस 1 को अगर हटा रहे हैं तो 2 पाई लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, 2 पाई एन बन गया अपना। ठीक है, हाँ। अब देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, पहले ये तो आ गया अपना फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वहां पे फेज डिफरेंस क्या होगा, वो हो गया ये। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस जो है वो होता है 2 पाई एन। क्या हम्म, होता है, 2 पाई एन होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मैं डिस्ट्रक्टिव भी निकालूं तो देखो वहां पे भी क्या होता है। इसी प्रकार से अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड है ना। जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है वो तो यहाँ से मतलब ही नहीं है उसका, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे कोस फाइव हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे रहेगा जो फेज डिफरेंस होगा उसको याद रखना है, 2n+1 होगा इसका। ठीक है, ये अभी मैं आगे बताऊंगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज में होता है, डार्क फ्रिंज में भी आप +1 करोगे, है ना, ये वहां भी यही चीज काम में आएगी। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है 2n+1। ठीक है, क्योंकि इसकी cos थीटा की -1 पे वैल्यू आती है। ठीक है, अब इसमें आता है 2n+1 आता है हम्म, डिस्ट्रक्टिव के लिए। दो चीजें आपको याद ही रख लेना है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, हम्म, अब देखो यहाँ पे भी n क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना। इसके साथ में पाई हो रहेगा, पाई छूट गया ना, इसके लास्ट में पाई हो रहेगा। ठीक है, 2n+1 और इंटू पाई होता है। ठीक है, अब देखो, और n जो है 1 2 3 जो भी उसकी वैल्यूज है, ये दो अपने पास में फॉर्मूला है। तो ये तो क्या है, ये एक प्रकार से अपने पास में फेज डिफरेंस है। आपसे कोई पूछे फेज डिफरेंस बता दीजिए, तो फेज डिफरेंस आपसे, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डार्क फ्रिंज का फेज डिफरेंस, अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा। अगर आपसे ब्राइट फ्रिंज का फेज डिफरेंस पूछे तो ये हो जाएगा। ये, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ये वही है, 2 पाई एन ही है, लेकिन इसमें n+1 है। हम्म, ठीक है, इसका भी रीजन है, रीजन क्या है देखो, अगर मैं अगर कहूं कि भाई ये वाली कौन सी हो गई, ब्राइट फ्रिंज हो गई। ठीक है, मान लीजिएगा ये ब्राइट फ्रिंज है, तो ब्राइट फ्रिंज के बाद में ही तो आती है D1। तो ब्राइट का निकाल के उसमें क्या कर दो, एक जोड़ दो। हम्म, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से होता है। देखो अभी बात करेंगे अपन इस चीज के भी, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि जो फेज डिफरेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिव का तो होता है 2n+1 इंटू पाई, और जो कंस्ट्रक्टिव होता है उसका होता है पाई/2n। अब मैं बात करूं पाथ डिफरेंस की, जो अपन पढ़ रहे थे, पाथ डिफरेंस क्या होता है, किस चीज से डिनोट कर रहे थे पाथ डिफरेंस को, पाई से नहीं, एक्स से। है ना। तो पाथ डिफरेंस अपन एक्स से डिनोट कर रहे थे। तो एक्स जो है वो देखो यहां से निकल के आता है। अब मैंने कहा भाई अगर मैं क्या करता हूं, एक वेवलेंथ लेते हैं लेमडा, है ना, लेमडा वेवलेंथ आती है। हम्म, तो फाई जो आएगा, अगर सेम मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करूं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आता है कि फाई जो होती है वो बराबर होती है 2 पाई/लेमडा इंटू एक्स। देखिए ये किस प्रकार से है, मान लीजिएगा इसमें सिर्फ है ना यही लिख रहा था, ये पाई इक्वल्स टू 2n+1 पाई, बस ये फॉर्मूला दे रखा है। हाँ ये ठीक है, तो अब एक दो और ये है तो मैंने लिखवा डिस्ट्रक्टिव दिया। भी लिखा दिया, हाँ।
हाँ एक दो और हैं तो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले भी काम आ जाते हैं। अपन फॉर्मूला मैंने बताया ना ऊपर, वही आपके काम आएगा, है ना। ये भी बकवास है सारा, ये आपके दे रखा है इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता जरूर है, लेकिन ये पढ़ना नहीं है यहाँ पे। फॉर्मूला आपका अल्टीमेटली देखो, ये मैंने बताया था आपको, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, ये वाला एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। और एक ये यहाँ पे आ गया, ये अभी आया ना, तो ये हो गया 2n+1, ये अभी मैं बताने वाला था आपको, अभी उसके बाद यही पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। एक ये आता है फाइव बराबर 2 पाई लेमडा अपॉन एक्स, ये याद नहीं रखने, अल्टीमेट अपने जो चैप्टर से डायरेक्ट रिलेटेड फॉर्मूले वही आपको देखना है, क्योंकि इनके डेरिवेशन बहुत लंबे हैं तो मतलब रहता नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई फाई जो होता है वो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स के बराबर होता है, ठीक है। हम्म। और यही फाई जो है वो 2n x होता है, अगर अपन कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो फाई बराबर यहाँ पे क्या था, 2 पाई n था, हम्म। ठीक है। 2 पाई n था, तो मैं 2 पाई n को जो है वो अगर मैं लिख दूं 2 पाई लेमडा इंटू एक्स के, ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और x बराबर n लेमडा होगा। तो मैं ये आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैंने पहले बता रहा था ना, x जो है वो n लेमडा होता है, तो वो हम्म। कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मूले नहीं काम के आपके, ये जरूरत नहीं, आपको ये याद रखना जरूरी है। और इसी प्रकार से अगर मैं फिर से फाई को किसके बराबर रख लूँ, इसमें अगर मैं रखूँ, है ना, ये वाला फाई है, फाई क्या है, 2n+1 इंटू लेमडा है, सॉरी हम्म। पाई है। और इसको मैं बराबर कर दूं किसके, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, हम्म। ठीक है। तो ये देखो, अब ये फॉर्मूला बस इसको इसके मल्टीप्लाई में डाल दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 2n+1, ठीक है, इंटू लेमडा अपॉन 2 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा x। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, देखना जरा, लेम 2n+1 लेमडा/2, हाँ है ना। ठीक है, एक यही ही तो है। है, वो ऊपर वाला ही नहीं थे, बस ये नीचे वाला डिस्ट्रक्टिव की करा रखे हैं सारे। वही तो बता रहा हूँ, तो ये एक ये फॉर्मूला निकलता है, दो ही अपने काम के होते हैं, x बराबर n लेमडा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये फेज डिफरेंस की वजह से ऐसे निकल के आते हैं, तो एक छोटी सी बात हो गई अपनी, ठीक है। तो अपन कहाँ पे थे लास्ट में, देखो ये अपन ने क्या किया भाई, कंस्ट्रक्टिव की बात कर ली अपन ने, n बराबर 0 y बराबर 0, फिर y को 1 लिया, ये लिया, ठीक है। अब देखो ये एक फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आता है, जहां से अपन ने n लेमडा निकाला और ये निकाल दिया दोनों। अब देखो दूसरी अपन लेते हैं, डार्क फ्रिंज की कंडीशन लेते हैं अभी, ठीक है। हम्म। एक थोड़ा सा फॉर्मूला और ध्यान में रखना है ना, यहाँ पे अगर आ ही गए हैं अपन, तो एक चीज और ध्यान में रखना, जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन होता है, वो होता है I1/I2 बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। यहाँ से कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैंने लिखवा भी दिया है कि जो आई बराबर होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है ना, यही चीज लिखवाई है मैंने। तो I1/I2 की बात करें तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम्म। ठीक है, अगर विड्थ की बात करें, है ना, जो दो स्लिट्स आती है ना उनकी विड्थ होती है, ये लिख ही लेना थोड़ा सा, अगर नहीं लिखवा रखा तो भी ये थोड़ा सा, क्योंकि अपन यहाँ तक पहुंच जब गए हैं। तो ये तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रेशियो है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रेशियो है, मतलब रिलेशन है। एक रिलेशन होता है जो स्लिट्स होती है ना, जो S1 S2, ठीक है, हाँ। स्लिट्स की विड्थ, स्लिट्स विड्थ एंड इंटेंसिटी, इनके बीच में भी रिलेशन होता है, कहीं हो तो देख लेना, W1/W2 बराबर I1/I2 होता है, ठीक है। नहीं लिखना तो हल्का सा ध्यान रख लेना, क्योंकि इनके क्वेश्चन बनते हैं। बस ये दो चीजें हो गई भाई, ये है कि एम्पलीट्यूड के तो आई जो होता है ना वो स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, और जो विड्थ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज्यादा आप स्लिट्स की विड्थ बढ़ाओगे तो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। भाई किसी छेद में से लाइट निकल रही है, उसमें आप अगर छेद को ज्यादा चौड़ा करोगे तो लाइट ज्यादा निकल के आएगी, समझ रहे हो ना बात को। हाँ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। हम्म। अब आपसे पूछे बताओ विड्थ और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताओ तो क्या बनेगा, फिर तो एम्पलीट्यूड का। W1/W2, A1 स्क्वायर अपॉन A2। हाँ तो ये इसकी जगह ये हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे चलो ठीक है। तो अभी अपन क्या कर रहे थे, ब्राइट फ्रिंज के बारे में पढ़ रहे थे, अभी एक चीज अपन पढ़ते हैं डार्क फ्रिंज के बारे में, और डार्क फ्रिंज,
फॉर्मूला वही रहेगा, बस उसमें देखो किस प्रकार से अपन चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज आता है बस। तो मैंने कहा भाई अगर मैं एन बराबर ले लूं 0, ठीक है, तो एन बराबर 0 होगा तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, पहले अपन फॉर्मूला निकालते हैं। इनकी अगर डेरिवेशन दी है कि एग्जाम में? नहीं नहीं, इनकी ये वाली नहीं आएंगी, इंटेंसिटी वाली डेरिवेशन नहीं आएंगे। डेरिवेशन देखो बता दिया ना मैंने, एक्स वाला आ सकता है, पार्ट डिफरेंस का डेरिवेशन आ सकता है। क्यों? क्योंकि पार्ट डिफरेंस जो है ना वो अपने सिलेबस की है, मतलब कहने का मतलब इस चैप्टर के सिलेबस की चीज है। ये वाला पूछा जा सकता है, ये वाला है ना, कि पार्ट डिफरेंस बताओ आप कैसे निकालोगे। हाँ। समझ रहे हो, उसमें दो ट्रायंगल अपने लिए थे और अपने कर दिया था, कोई बड़ी चीज नहीं है, हम्म। है ना। तो ये पार्ट डिफरेंस का डेरिवेशन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। इंटेंसिटी का डेरिवेशन कभी नहीं पूछ सकते। हम्म। ठीक है, आज आएगा तो भी अपन इतना ये सब जो है ना बुद्धि से तो कभी समझ के तो कर ही नहीं पाएंगे। और बाकी इतना है नहीं, ये इतना भी ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट लिख दोगे ना तो चल जाता है थोड़ा, है ना। इसमें ज्यादा टाइम नहीं खपाना, ये वाला डेरिवेशन कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो डार्क फ्रिंज की बात करते हैं। एक बार देख लेते हैं, फिर थोड़ा पेपर देख लेंगे, फिर किस प्रकार के क्वेश्चन निकल के आते हैं, फिर ज्यादा ही अगर ऐसा लगता है कि वो पूछ ही लिया है तब तो अपन देख लेंगे, और नहीं तो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डार्क फ्रिंज की बात अपन करते हैं। तो अगर कहते भाई वाई बराबर क्या था, सॉरी वाई डी अपॉन डी, ठीक है, वाई डी अपॉन डी, ये क्या लिया था अपन ने, एक्स लिया था। एक्स बराबर क्या था, वाई डी अपॉन डी, ये ऊपर अपन ने किया था। और एक्स जो है फेज डिफरेंस वाले फॉर्मूले से क्या निकल रहा था, एन लेमडा बराबर वाई डी अपॉन डी निकल रहा था, वाई डी अपॉन डी निकला था। और वहां से अपन ने वाई निकाल लिया था कि वाई कितना होगा। लेकिन अगर मैं कहूं भाई एक्स अपने डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज के लिए भी निकाला था, तो मैं फिर से क्या कहूंगा, एक्स बराबर क्या है, वाई डी अपॉन डी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्स को एन लेमडा नहीं लिख के क्या लिख सकता हूँ, एक्स को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ जो ऊपर निकाला है ना, अभी क्या निकाला है अपने, हाँ, 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2, ये भी तो अपन लिख सकते हैं ना एक्स को। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके बराबर, वाई डी अपॉन डी के बराबर हो जाएगा। और यहां से अगर y निकालें तो 2n+1 लेमडा इंटू डी अपॉन 2d, इसको लेमडा बना देते हैं। तो ये फॉर्मूला भी तो x का ही था, और ये बराबर हो जाएगा y के। ठीक है, ये आ रहा है ना समझ में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अपन n की वैल्यू डाल देते हैं, n1 डाल देते हैं, n2 डाल देते हैं। अब इसमें अगर n 0 होता है, ठीक है, इसमें अगर अपन n को 0 कर ले तो क्या आएगी वैल्यू, इनको 0 और लैम्डा डी अपॉन 2d। हाँ n बराबर 0 करेंगे तो y 0 बराबर होगा d लेमडा अपॉन 2d। यही खास बात है, और इस खास बात का देखो कारण क्या है। ठीक है, तो यही खास बात होगी। तो यहाँ पे यही खास बात है कि भाई यहाँ पे अगर n0 लेते हैं किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज में n0 पर भी क्या है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 नहीं है, क्योंकि डार्क फ्रिंज कहाँ नहीं बनती, n बराबर 0 पे डार्क फ्रिंज नहीं बने। क्यों, क्या बनता है n बराबर 0 पे, तो क्या बनती है, सेंट्रल मैक्सिमम बनती है ना। तो इसलिए अपन कहेंगे भाई n बराबर 0 लेने पर भी डार्क फ्रिंज 0 नहीं होगी। और उसका रीजन ये है कि जो ब्राइट फ्रिंज बनती है सेंटर पे, तो इसका मतलब सेंटर, और सेंटर पे क्या नहीं बनती, डार्क नहीं बनती। समझ में आ रहा है। अब मैं ले लेता हूँ n बराबर 1 ले लू, y1 जो हो जाएगा उसमें क्या करेंगे, n के वैल्यू 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो 2 × 1, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 और +1 तो 3, 3 लेमडा d/2d। n बराबर 2 में जाएंगे तो बस ये यहीं पे गिनती चेंज होगी, तो हो जाएगा 2 4 5 लेमडा बाई d/2d। ये हो जाएगा डार्क के लिए।
ठीक है। हम्म। तो डार्क वाले का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, वाई एन बराबर 2n+1 इंटू डी लेमडा बाय 2d हो जाएगा। ये हो गया डार्क फ्रिंज के लिए। और अगर अपन कहें भाई ब्राइट फ्रिंज का, तो ब्राइट फ्रिंज का तो अपन नॉर्मल निकाल रहे थे, ये वाई एन बराबर था एन डी लेमडा अपॉन 2d, सॉरी ओनली डी। हम्म। ठीक है, तो ये तो किसके लिए था, ये ब्राइट फ्रिंज का था, और ये डार्क फ्रिंज का। समझ में आ रहा है दोनों का? हम्म। चलो, अब और आगे अपन चलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक फॉर्मूला लास्ट में देख रहे थे, देखो उसको अपन नीचे लेके आते हैं। जब अपन ने पाथ डिफरेंस जब पढ़ा था, उसके बाद में एक फॉर्मूला अपन ने निकाला था, वो था ये वाला, कि वही y n-1, मतलब कहने का मतलब, अगर एक डार्क फ्रिंज के या फिर ब्राइट फ्रिंज का एक अपन डिस्टेंस बता रहे थे, तो उसमें अपन ने कहा था भाई, यहाँ पे ये निकाला था कि जो फ्रिंज विड्थ होती है, वो चाहे आप डार्क की निकाल लो चाहे आप ब्राइट की निकाल लो, वो दोनों की सेम ही निकलती है। यहाँ पे देखो दोनों की दोनों बातें बता रखी है, कि स्पेस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, जो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है एक डार्क फ्रिंज के विड्थ के बराबर होता है। मतलब अगर फ्रिंज विड्थ पूछोगे तो ब्राइट और डार्क दोनों की सेम होंगी, हम्म। है ना, लेकिन आप अगर क्या पूछते हो, फ्रिंज का डिस्टेंस पूछते हो, ठीक है, या हम्म। फिर मतलब वाई वाई पूछते हो उसका, तो वो जो है वो चेंज होगा। अगर फेज डिफरेंस क्योंकि चेंज होता है, तो अगर आप पाथ डिफरेंस की भी बात करते हो, अक्स की बात करते हो, तो वो भी जो है वो चेंज आती है डार्क और ब्राइट के लिए, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के लिए थोड़ी सी चेंज आती है। लेकिन अगर फ्रिंज विड्थ पूछोगे तो वो सेम आएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी चीज जो है वो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए सेम होती है, एक दे देंगे पाथ डिफरेंस, एक आपको दे देंगे फेज डिफरेंस जो कि अलग होता है, एक में cos 5 + 1 होता है, ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा डिस्टेंस, हम्म। ठीक है, और एक आ जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो आप क्या कहोगे, फ्रिंज विड्थ जो है वो सेम होती है। तो देखो यहाँ पे अपन ने निकाली वाई एन, मैं फ्रिंज विड्थ को नीचे ले जाता हूँ एक बार यहाँ से उठा के, ताकि अपन अगला, बस वो मैं आपको बता रहा हूँ करके कि हाँ सच में सेम होती है। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं अपन, और इसको जो है यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो देखो ये जो है ये फ्रिंज विड्थ यहाँ पे आ गया अपना, और फ्रिंज विड्थ मैंने किसका निकाला, ये ब्राइट वाले का निकाला, क्योंकि ये एन डी लेमडा अपॉन डी जो था वो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है। देखो दूसरा अपन निकालते हैं फिर से, मैं कहता हूँ भाई वाई डैश बोल देता हूँ मैं एक बार के लिए, किसको, डार्क वाले को, n-1 हो जाएगा, डेज लगा देते हैं यहाँ पे। अब इसमें से निकालूंगा तो ये 2n+1 इंटू डी लेमडा, ये फॉर्मूला था, अपॉन 2d हो जाएगा। इसमें से मैं माइनस करूं 2n-1 मतलब ये वाई n-1 है, तो n बराबर क्या है, 2n+1, ये पूरा n है, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया है कि 2n-1, ठीक है, और +1, टोटल ये बाहर वाला +1 है, बाहर वाला +1 है। इसके बाद में इंटू डी डी लेमडा कर दिया अपॉन 2d। यहाँ से भी अगर काटोगे तो दोनों कट जाएंगे आपस में, है ना, और यहाँ से भी जो निकल के आता है वो डी लेमडा बाई डी आता है, ठीक है। तो डी लेमडा बाई डी, तो कहने का मतलब ये करना नहीं है, सीखना नहीं है, आपको पता होना चाहिए फ्रिंज विड्थ जो है ना वो दोनों की सेम होती है, ठीक है। और ये अपनी जो इसकी डेफिनेशन जैसी लिखी है, ये भी जो है यही लिखी है ना। चलो अब यहाँ से अपन ने क्या कहा भाई, फ्रिंज विड्थ जो है वो दोनों की सेम आती है, तो दोनों की सेम आती है तो फिर फ्रिंज विड्थ को अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख देंगे, भाई दोनों की सेम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अपन लिख देंगे डी लेमडा बाई डी, ठीक है। ये होती है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जिसको अपन बीटा बोल देते हैं। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो है ना, यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, ये हो गया है ना, फ्रिंज विड्थ का पता चली गया अपने को।
ठीक है, अब इसका एक जो है क्वेश्चन आता है इसका, है ना, कैसा क्वेश्चन आता है वो बताता हूँ आपको, वो अपन करके देखते हैं। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हो जाएगा, और कुछ इसमें है नहीं ऐसा, कोई फॉर्मूला हो तो बताना, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ छोटा सा। क्वेश्चन ऐसा आता है बोर्ड में, ठीक है। टू स्लिट्स आर 1 mm apart and 1 m from a screen. Find out fringe separation when light of wavelength 500 mm is used. ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इसको थोड़ी कोशिश कीजिएगा, क्या क्या कर रहे हो आप अपने हिसाब से, मैं आपसे आंसर की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा कोशिश करें कि इसमें क्या करोगे। इसमें ये 1 मीटर क्या है? 1 मीटर फ्रॉम ए प्लेन। हाँ बताओ ये क्या है 1 मीटर, ये आप ही बता दो मेरे को। देखो पहले तो मैं आपको चीज बता देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो फ्रिंज सेपरेशन होता है, फ्रिंज सेपरेशन आ सकता है, फ्रिंज विड्थ आ सकता है, हम्म। ठीक है। फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज विड्थ, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आप फ्रिंज विड्थ मान के चलोगे बीटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ भी बीटा ही फ्रिंज विड्थ को ही बोला गया होगा, आप देख लीजिएगा कि बीटा जो है वो फ्रिंज विड्थ को ही बोला गया है क्या, हम्म। ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, बीटा निकालना है, इसमें फ्रिंज सेपरेशन कुछ है ना? इसी को बीटा एक ही बोलते है। हैं। हाँ बोल तो रहा हूँ मैं, फ्रिंज सेपरेशन और फ्रिंज विड्थ एक ही बात है, ठीक है। फ्रिंज का यही है कि भाई उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, दो फ्रिंजेस बन रही है या फिर कोई भी एक फ्रिंज बन रही है, उसमें डिफरेंस कितना होगा, मतलब जैसे कि बताइए B1 और B2 के बीच में दूरी कितनी है, इसी को फ्रिंज सेपरेशन या फिर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, समझ रहे हो ना। या फिर हो सकता है D1 D2 सेम ही आएगा दोनों का। हम्म, ये हाँ, अब आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, आप बीटा का फॉर्मूला बता दो मेरे को, क्या होता है। लैम्डा डी अपॉन स्मॉल टी। लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। अब बताओ लेमडा हम्म। कहीं पे दिया गया है क्या। हाँ, ये 500। 500। और और ये स्मॉल डी है 1। स्मॉल D1। और और ये बड़ा वाला डी भी 1 बड़ा वाला D भी 1 हो गया। है। अब निकाल सकते हो क्या। 500 ही आएगा ऐसे तो। बहुत बहुत सॉफ्टली नहीं निकाल नहीं, रहे हो, फिर बोर्ड में क्यों दिया है हाँ। क्वेश्चन। ये एमएम में और ये मीटर में, इसको एमएम में करना पड़ेगा। करो तो। मुझे करके बताओ। एक तो ये चीज याद रख लो जिंदगी में, मीटर, आप अभी क्या करने वाले हो, मीटर वाले को MM में कर रहे हो क्या। हाँ। ऐसा कभी नहीं करना जीवन में, नंबर कट जाएंगे आपको। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर। मीटर होती है, तो वाले को मीटर में करो, ये नहीं है कि मीटर वाले को में कर लिया, अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं करना है, सबको मीटर में कन्वर्ट करो आप। ऐसे लिखोगे जैसे 500 क्या है, है, तो इसको मीटर में लिखोगे आगे, ठीक है। ये 1 क्या है मान लीजिएगा, है, तो इसको मीटर में लिखो। ये 1 मीटर है तो इसको पढ़ा रहने दो। बस हम्म। एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाह रहा है कि आपको को मीटर में कन्वर्ट करना आ रहा है क्या, और आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ रहा है क्या, बस यही जानना चाह रहे हो।
ये मिलीमीटर है या फिर माइक्रोमीटर, क्या है ये? कल का होमवर्क है, माइक्रोमीटर लिख के लाओगे, कैसे लिखते हैं। या आप तो बहुत समझदार हो गए, इसका मतलब तुम मिलीमीटर कैसे लिखते हैं, माइक्रोमीटर दोनों को एमएम में लिखेंगे क्या। हाँ। दोनों को एमएम में लिखेंगे। चलो ये कर कीजिएगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन करना। और कल जो है डिफ्रेक्शन अपन शुरू करेंगे, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, पहले करके लाइएगा इसको। और कल अपन जो है वो डिफ्रेक्शन शुरू करेंगे, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अब देख लेना, इसमें अगर डिफ्रेक्शन से पहले कुछ बचा हुआ है तो मेरे को बता देना। हम्म। डिफ्रेक्शन अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा और देखना मिलीमीटर और माइक्रोमीटर कैसे लिखते हैं, ये क्या है, इसका आंसर निकाल के लेना। ठीक है, हम्म। चलो।